In the name of Allah, the most merciful and beneficent, here I am with the chapter for my grade 12 students, and the topic is the Renaissance. The Renaissance, dear viewers, क्या है? ये एक तहरीक का नाम है, एक इनकलाब का नाम है जो यूरोप में मिडिल एजेस के दौरान, ये जो पीरियड था, जो टाइम पीरियड जो तकरीबन 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक महदूद है, इस दौर को द रेनेसांस कहा गया है। इसका नाम रेनेसांस था। रेनेसांस का मतलब क्या है? रेनेसांस इज the revival of art, literature and learning in Europe. डियर व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि द रेनेसांस, जो रेनेसांस पीरियड था, यानी यूरोपियंस की जो हिस्ट्री है उसको मुख्तलिफ पीरियड्स में तकसीम किया गया है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर देखें, यूरोपियन हिस्ट्री आप पढ़ें तो मिडिल एजेस हैं जिसको रेनेसांस का नाम दिया गया है, फिर मॉडर्न एज है, फिर क्लासिकल वर्ल्ड है। इस तरह से उसको डिफरेंट पीरियड्स में तकसीम किया गया है। जो रेनेसांस पीरियड है ये 14th सेंचुरी की बात है, इसको मिडिल एजेस भी कहा जाता है। जब यूरोपियंस ने तरक्की करना शुरू की, इट वॉज द रिवाइवल ऑफ आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग, न्यू नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज। ये डिस्कवरीज का ज़माना था, इन्वेंशंस का ज़माना था। इससे पहले, इस दौर से पहले, रेनेसांस से पहले लोग डार्क एजेस में रहते थे। यूरोपियंस की बात कर रही हूँ। वो अपने आप को रेनेसांस के पीरियड से पहला जो दौर था वो मुकम्मल इग्नोरेंस का दौर था, जहालत का दौर था यूरोप में। जबकि दूर स्पेन में, मिडल ईस्ट में मुसलमान ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनको रहने सहने का तरीका और सलीका था। मुसलमानों की रिच सिविलाइजेशन थी, उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे थे। जब यूरोप में मिड डार्क एजेस थी, मुकम्मल इग्नोरेंस थी, लोग बीमारियों का शिकार थे, जहालत का शिकार थे, और बहुत सी बीमारी, लोग जो थे वो बीमारियों से ही मर जाते थे, और लोगों को इतना भी इल्म नहीं था कि उनके अपने गांव से बाहर क्या है। वो कभी अपने गांव से बाहर भी नहीं निकले थे। उनकी सोचें भी उतनी ही महदूद थी जितना कि उनका एरिया, उनका जो लिविंग जो स्टैंडर्ड था जितना महदूद था, उनकी सोचें भी उतनी ही महदूद थी। उन्हें अपने गांव से बाहर की दुनिया का भी नहीं पता था कि बाहर क्या है। अपने एक गांव से दूसरे गांव तक के हालात का इल्म नहीं था। वो इतने इग्नोरेंट थे। जबकि दूर स्पेन में मुसलमानों की गलियां भी पक्की थीं और इवन वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स थी। एक हिस्टोरियन लिखता है कि जब यूरोप में हर तरफ कीचड़ होता था, गंद होता था, तो स्पेन में मुसलमानों की गलियां जो थीं वो सीमेंटेड थीं। वहाँ पे उनकी तो स्ट्रीट, घरों में ना सिर्फ रोशनी थी बल्कि स्ट्रीट लाइट्स भी वहाँ पे मौजूद थीं। जबकि अंग्रेज जो थे वो दौरे जहालत में रह रहे थे। लेकिन ये पीरियड जो रेनेसांस का पीरियड है, ये कि ऐसा दौर आया जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम, डियर व्यूअर्स, आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, उसने और बहुत से दूसरे इलाके दरियाफ्त किए और वापस आके अपने लोगों को बताया कि इससे बाहर, हमारे इलाकों से बाहर की दुनिया भी कुछ दुनिया है। फिर उसने लोगों के इंटरेस्ट को डेवलप किया, लोगों में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। इसी तरह शेक्सपियर रेनेसांस की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। शेक्सपियर की जो राइटिंग्स थी, उसने ड्रामाज लिखे, उसकी जो राइटिंग्स थी उसने लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, उनकी सोचों को एक्टिवेट किया, और लोग जो थे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमसे हट के बाहर दुनिया में लोग किस तरह की शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गैलीलियो था, ही वॉज अ साइंटिस्ट। गैलीलियो ने, आपने देखा होगा कि उसने बहुत से अपने साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू, उसने इन्वेंशंस के थ्रू लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया, उनकी सोचों को मुतहरिक किया।
एंड माइकल एंजेलो, ही वॉज आर्टिस्ट, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था माइकल एंजेलो, और उसने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए, अपने जो वर्क था आर्टिस्टिक वर्क के ज़रिए लोगों को इम्प्रेस किया, लोगों को बताया कि कैसे बाहर की दुनिया कैसी है। उसने अपने आर्ट के थ्रू लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की। इसीलिए ये जो 4 लोग हैं, इस तरह से और भी बहुत से लोग थे इनके बाद, लेकिन कोलंबस को, गैलीलियो को, मार्को पोलो है, शेक्सपियर है, इनको स्पिरिट ऑफ, दे ट्रूली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। इसी तरह इन लोगों की वजह से एक दुनिया में इनकलाब, उनके यूरोपियंस की ज़िंदगी में इनकलाब आया। इन्होंने लोगों की सोचों को मुतहरिक किया, उनको एक्टिवेट किया, उनको सोचने पे मजबूर किया कि वो अपनी ज़िंदगियों को कैसे तरक्की दें, वो जहालत के दौर से कैसे बाहर निकलें। इसी तरह से इसके बाद एक तो ये 4 बंदे भी रिस्पॉन्सिबल थे यूरोप में, यूरोप को एनलाइटन करने में, वहाँ पे रोशनी लाने में, इल्म की रोशनी फैलाने में। इसी तरह दूसरी बात क्रूसेड्स थी। क्रूसेड्स जो सलेबी जंगें हिस्ट्री में बहुत मशहूर हैं, अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर्स थी ये, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान ये वॉर्स लड़ी गई थी। ये बहुत लंबे दौर, लंबे अरसे तक ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान जो जंगें लड़ी गई थी उनको क्रूसेड्स का नाम दिया गया। जैसे ही ये क्रूसेड्स भी 13th सेंचुरी में क्रूसेड्स भी ख़त्म हो गई। मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान ये जंगें जब ख़त्म हुई तो क्रिश्चियंस हार गए, लेकिन इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। उनके लिए ये जो हार थी उसके अंदर भी एक ब्लेसिंग थी, और वो ये थी कि जाते हुए मुसलमानों के इलाके से वो बहुत कुछ लूट मार करके ले गए। मुसलमानों के जो ख़जाने थे, उनकी सिविलाइजेशन से बहुत सी कीमती चीज़ें उठा के ले गए, उनकी लेबॉर्ट्रीज से उनके फार्मूलाज चुरा के ले गए। और यूरोप में जाके जब उन्होंने अपने जो, उनके तो किंग्स भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत जहालत की ज़िंदगी, किंग्स, प्रिंसेस और लैंडलॉर्ड्स भी उनके बहुत गरीब लोग थे। तो इन्होंने जब ये क्रिश्चियंस जो थे वो हार के वापस गए मुसलमानों के इलाकों से, जब वो वापस गए तो अपने साथ बहुत सी चीज़ें चुरा के लूट मार करके ले गए। और जब इनके वहाँ पे किंग्स ने, लैंडलॉर्ड्स ने, इनके प्रिंसेस ने जब वो चीज़ें देखी तो वो बहुत खुश हुए कि ये क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे लोग इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके अंदर भी ये इंटरेस्ट पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि हमें तो और ये चीज़ें चाहिए, हमें मज़ीद भी इस तरह के जो ऐशो इशरत की चीज़ें हैं, इस तरह की सिविलाइजेशन ने उनको, मुसलमानों की सिविलाइजेशन ने इतना इम्प्रेस किया कि उनकी ख्वाहिश पैदा हुई कि उन्हें मज़ीद भी इस तरह के कीमती चीज़ें चाहिए उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए। इस चीज़ की वजह से ट्रेड शुरू हो गई, तजारत शुरू हो गई यूरोपियंस और मिडल ईस्ट के दरमियान, और इटली और चाइना और इन इलाकों के दरमियान तजारत का आगाज़ शुरू हो गया। जैसे आपको याद है कि अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में आके ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर दी। यही उनकी एक चाल थी, यही उनका एक तरीका था कि मुसलमानों के साथ ट्रेड की जाए, इनसे सीखा जाए। सिमिलरली ये चीज़ें क्रूसेड्स के बाद जो क्रिश्चियंस अपने इलाकों में गए वापस, तो उन्होंने वहाँ गए, वो मुसलमानों के तौर तरीक़ों से, उनके रहन सहन से इतने इम्प्रेस थे कि अब वो अपने देहातों में वापस नहीं जाना चाहते थे, उसी तरह के बुरे हालात में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने शहरों का ही रुख किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को संवारने के लिए उन्होंने कहा अब हम तिजारत करेंगे, हम अपनी ज़िंदगियों को संवारेंगे। इसी तरह ब्लैक डेथ थी 1347 से 51 के दौरान ब्लैक डेथ आ गई, जो एक वबा, एक पेंडेमिक थी जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां ले लीं और बहुत कम लोग रह गए। इसी तरह इस चीज़ ने इंग्लैंड में फ्यूडल सिस्टम का, जो जागीरदाराना निज़ाम है, उसका मुकम्मल ख़त्मा कर दिया। लोग मॉडर्न होना शुरू हो गए, शहरों का रुख करना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी न्यू जॉब्स, न्यू स्किल्स सीखने के लिए। ये रेनेसांस की स्पिरिट है, यानी रेनेसांस को कहते हैं मिडल एजेस है, जब यूरोपियंस की तरक्की का
آغاز ہوا. یہ وہ پیریڈ ہے جہاں سے یورپ نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ مارکو پولو ہیں, کرسٹوفر کولمبس ہیں, گلیلیو ہے, شیکسپیئر ہے, مائیکل اینجلو ہے. کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے. اس کے بعد کروسیڈز مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان لڑی گئیں. جب کرسچنز واپس گئے تو بہت کچھ آئیڈیاز مسلمانوں کے چرا کے لے گئے, اور اس چیز نے وہاں کے تو کنگز کو بھی اتنا امپریس کیا کہ انہوں نے ادھر ان علاقوں کے ساتھ تجارت کا آغاز کر دیا. اور پھر اٹلی کو بہت زیادہ اس میں اہم مقام حاصل ہوا, کیونکہ اٹلی جو ہے وہ یورپ کے سینٹر میں واقع ہے, اور تمام مڈل ایسٹ سے اور چائنا سے جتنا بھی سامان تجارت جایا کرتا تھا وہ اٹلی کی پورٹ تک پہنچتا تھا, اور وہاں سے اٹلی جو تھا وہ پورے یورپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا کرتا تھا. اور اٹلی کا شہر فلورنس جو ہے اس کو اس میں بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی. فلورنس جو ہے وہ بہت خوشحال ہو گیا. مارکو پولو نے چائنا میں جو اس کا سفر تھا, چائنا گیا, واپس آیا, اس نے لکھا اپنے سفر کے بارے میں, اور سپائس آئی لینڈز کے بارے میں بتایا, قیمتی جانوروں, پودوں, سپائسز کے بارے میں بتایا, لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں, ان کے جو مسلمانوں کا ہائی لیونگ سٹینڈرڈ تھا اس کے بارے میں بتایا. تو لوگ بہت متاثر ہوئے. مارکو پولو کے بعد باقی یورپ کے لوگ بھی اپنے ملکوں سے نکلنا شروع ہو گئے اور سفر کرنا شروع ہو گئے. اسی طرح سے یورپ میں ترقی ہوئی, آئیڈیاز ایکسچینج ہوئے, اور لوگ بہت امیر ہو گئے. اور چونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اٹس بیٹر ٹو گیٹ ہائی ایجوکیشن. علم حاصل کرنے کو بھی انہوں نے بہت ضروری سمجھا, اور ہیومنزم کا آغاز ہوا. پھر جو اس کے بعد یعنی ان کے بعد ساتھ ساتھ جوہن گوٹنبرگز کی پرنٹنگ پریس آ گئی. پرنٹنگ پریس نے ایک انقلاب لایا, جیسے 20ویں صدی میں کمپیوٹر نے ایک انقلاب لایا, اسی طرح جوہن کی جو پرنٹنگ پریس تھی, ایک جو موویبل میٹل تھا, اس نے ایک انقلاب لایا. اس سے پہلے کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی, اور کئی سال بعد کوئی ایک کتاب شائع ہوتی تھی, وہ لکھی جاتی تھی, جو بہت مہنگی ہوتی تھی, لوگوں کی ایکسس میں نہیں ہوتی تھی. لیکن پرنٹنگ پریس نے کتابوں کو سستا کر دیا. کم وقت میں بہت سی کتابیں پبلش ہوئیں. عام لوگوں کے لیے بھی یہ ایزی ہو گیا اس کو خریدنا, کیونکہ بکس جو ہیں وہ سستی ہو گئیں. تمام اس طرح سے نالج پھیلنا شروع ہو گیا, ایجوکیشن پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ پیریڈ تھا رینیسانس کا, یہ یوروپینز کی ترقی کا آغاز تھا, اور یورپ نے پھر بہت زیادہ ترقی کی. رینیسانس پیریڈ جو تھا وہ یوروپینز کی ترقی تھی. ریوائول آف آرٹ, لٹریچر, لرننگ, ہیومنزم ایٹسٹرا, یعنی یہاں سے یورپ میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی, اور چینج آ گیا. ان کی پولیٹیکل, سوشل, اکنامک جو لائف تھی, ان کا لائف سٹینڈرڈ اونچا ہو گیا. یہ تھا رینیسانس پیریڈ آیا تھا ایک یورپ کی ہسٹری میں, انگریزوں کی ہسٹری میں. یہ ایک دور تھا جو 13th سینچری سے 17th سینچری تک محدود ہے. اس کے بعد تو 17th سینچری میں ظاہر ہے پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا تھا. پھر تو ظاہری بات ہے ترقی کرتے گئے, وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے گئے. مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جب تجارت کی تو ان کے آئیڈیاز لے کے, ان کے اوپینینز لے کے, ان کے فارمولاز, ان کے رہن سہن, ان کی تہذیب سے سیکھ کے وہ انگریز انہوں نے بہت ترقی کی. اور 17th سینچری میں تو وہاں انڈسٹریل ریولوشن آ گیا, اور پھر آج وہ کسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں. سو دس از رینیسانس, اور اس چیپٹر میں ہمیں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں. I will tell you with explanation انشاءاللہ, اردو ایکسپلینیشن, تاکہ آپ کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے. Let us see the introduction or summary of The Renaissance was a period in the history of Europe which is marked for its cultural, artistic, political and economic rebirth. Renaissance کیا تھا؟ یہ ایک دور تھا, ایک ٹائم پیریڈ تھا یورپ کی تاریخ میں, جس کو اس کی ثقافتی, فنی, سیاسی اور معاشی ری برتھ, یعنی دوبارہ ان کی ثقافت کی ری برتھ ہوئی, پیدائی. پہلے تو لوگ بہت غربت کی, جہالت کی, بیماریوں کی زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان کے کلچر کا
उनको आर्टिस्टिकली उनको अवेयरनेस हासिल हुई, सियासी अवेयरनेस उनको मिली, इकोनॉमिकली वो फ्लरिश हुए बहुत ज़्यादा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14th century and ends in 17th century when complete industrial revolution and जब 17th सेंचुरी में इसका एंड हुआ, जबकि मुकम्मल सनती इनकलाब आ गया. Economic vitality took place. Industrial revolution and vitality means liveliness, coming back to life, full of life. The Renaissance period is very significant in the history. यूरोप की तारीख में Renaissance period को बहुत अहमियत हासिल है, for it had bridged the gap between the Middle Ages and the present day civilization. आज की जो उनकी बहुत रिच civilization और उनकी तरक्की है, और ये जो Middle Ages थी यानी 14th century जब इनका आगाज़ हुआ था, इसने इसके दरमियान का जो गैप था उसको फिल किया. यानी Renaissance period जिम्मेदार है आज जो यूरोप में इतनी ज़्यादा तरक्की की, वो रेनेसेंस पीरियड से उसका आगाज हुआ था. बिफोर द मिडल एजेस द यूरोपियंस वर लिविंग इन डार्क एजेस. मिडल एजेस से पहले यूरोप के लोग तारीक दुनिया में रहते थे. इट वॉज डार्क बिकॉज पीपल वर फेसिंग ओनली वॉर्स, इग्नोरेंस, फैमिन एंड पेंडेमिक्स. क्यों कि लोग जो हैं वो बीमारियों का, उनको जंगों का सामना था, जहालत का था, कहत थी, बीमारियां थी वहाँ पे. The great artist Michelangelo, the playwright Shakespeare. Michelangelo was an artist. Shakespeare was a writer. The scientist Galileo and the explorer Columbus, Christopher Columbus, represented the spirit of Renaissance. उन्हीं के पहले जो उन्होंने जो अपने आर्टिस्टिक कामों से, शेक्सपियर ने अपने राइटिंग्स की वजह से, गैलीलियो ने अपनी इन्वेंशंस की वजह से, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने एक्सप्लोरेशंस की वजह से रेनेसांस की जो स्पिरिट थी उसको उजागर किया. एंड देयर वर्क्स ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन द वर्ल्ड. और उनके कामों ने दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की लाई. When the Crusades, एक तो ये लोग जिम्मेदार थे, रेनेसांस यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए इन लोगों ने बहुत काम किया. रेनेसांस के ये जो दौर के लोग थे इनको बहुत अहमियत हासिल है. दूसरे नंबर पे है when the Crusades were over, जब जंगें मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान जो जंगें लड़ी गई थी, जब वो ख़त्म हुई by the end of 13th century, the Christians although lost battles, ईसाइयों को शिकस्त हो गई, बट ब्रॉट बैक टू यूरोप मैनी न्यू आइडियाज एंड लग्जरी गुड्स. लेकिन वो जब यूरोप वापस गए तो बहुत से नए तस्वुरात और बहुत सी ऐशो इशरत का सामान मुसलमानों की तरफ से छुपा के ले गए. Their kings, princes, nobles and their families wanted more of these luxury goods. जब वो अपने इलाकों में वापस गए तो उनके बादशाह भी बहुत जहालत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे. उनके शहजादे, उनके लैंड लॉर्ड्स, सब लोग ही बहुत गुर्बत, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे. जब उन्होंने ये ऐशो इशरत का सामान देखा कि मुसलमान दूर कहीं स्पेन में मुसलमान जो हैं वो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी स्टैंडर्ड की ज़िंदगी गुजर रही है, तो वो चाहते थे कि उनको और भी ये सामान उनके पास आ जाए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें. विच ग्रू ट्रेड. और फिर इसने किस चीज़ को जन्म दिया, किस चीज़ को आगे बढ़ाया? तिजारत को. इट इनडायरेक्टली फ्लरिश्ड बैंकर्स. और जब जाहिर बात है तिजारत शुरू हुई तो फिर बैंकर्स की भी ज़रूरत थी, बैंक्स की ज़रूरत थी, मर्चेंट्स की ज़रूरत थी, शॉपकीपर्स की ज़रूरत थी, क्राफ्ट्स पीपल, सेलर्स, एडवेंचरर्स, वेयर हाउसेस ऐसा जो था जगह जहाँ पे सामान को इकट्ठा किया जाता है, सामान तिजारत को. पोर्ट्स एंड लेबर, ज़ाहिर बंदरगाहें चाहिए थी, फिर मजदूर चाहिए थे सामान उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, लादने के लिए. सो देखिए एक चीज़ के साथ फर्दर तरक्की शुरू हुई. लोगों ने शहरों का, बंदरगाहों का रुख कर लिया कि वहाँ पे उनके पास मुलाजमत के मौके थे. इटली गॉट ग्रेट एडवांटेज ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन. और इसमें इटली को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि यूरोप में अगर आप नक्शा देखें, मैप देखें तो इटली जो है वो बिल्कुल दरमियान में वाक़या है और इससे इटली को बहुत फ़ायदा हुआ. मोस्ट ऑफ द लग्जरी गुड्स केम फ्रॉम एशिया एंड मिडल ईस्ट. एशिया और मिडल ईस्ट से बहुत जितना भी सामान तिजारत आया करता था वो
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इटली टू द रेस्ट ऑफ यूरोप। वो पहले इटली में पहुंचता था क्योंकि इटली में बंदरगाह थी, वो सारा सामान इटली में आता था, इट रीच्ड इटली, और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट, इटली जो था वो उसको बाकी पूरे यूरोप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता। इटली वॉज अ कलेक्शन ऑफ 14 स्टेट्स एंड फ्लोरेंस सेंट्रल पोजिशन मेड इट अ मेजर एवेन्यू ऑफ ट्रेड बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ यूरोप। और इटली, चूंकि इटली में 14 स्टेट्स एंड किंगडम्स हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा फायदा फ्लोरेंस को हुआ। फ्लोरेंस की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी थी कि वो एवेन्यू बन गया, एक रास्ता बन गया नॉर्थ एंड साउथ ऑफ यूरोप के दरमियान, वो ट्रेड का रास्ता बन गया। फ्लोरेंटीन्स वर रिसोर्सफुल, एनर्जेटिक, कंपेटिटिव। ये जो फ्लोरेंस के रहने वाले लोग थे वो खुद भी बहुत स्किलफुल थे, वो एनर्जेटिक भी थे, उनके पास रिसोर्सेज थी, और वो कंपेटिटिव भी थे, यानी बहुत ही उनके अंदर जो थी ना कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो उनके अंदर मौजूद थी। दे इन्वेस्टेड मनी एंड मेड फ्लोरेंस द सेंटर ऑफ यूरोपियन इंडस्ट्री। उन्होंने बाकी कामों के साथ साथ उनको ये था कि वो रिस्क लेना जानते थे। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाएं। उन्होंने पैसा भी लगाया, यानी सारे रिसोर्सेज लगा दिए, उन्होंने रिस्क लिया, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई। और फिर उन्होंने न्यू आइडियाज़, चूँकि वो क्रिएटिव भी थे फ्लोरेंटीन्स जो थे, और उन्होंने न्यू आइडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग में, कपड़ा बनाने में, और फिर उन्होंने एक नया आइडिया दरियाफ्त किया कि क्यों ना कपड़े को डाई किया जाए, मुख्तलिफ रंगों में डाई किया जा सकता। उन्होंने पहले ये आइडिया डेवलप किया, फिर उन्होंने ऐसा ही किया, और ऐसे करने से उन्होंने वहाँ पे फ्लोरेंस को पूरे यूरोप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना दी। सो फ्लोरेंटीन्स जो थे वो बहुत अमीर लोग थे, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया ये तिजारत से। वो बैंकर्स थे और बिजनेस पीपल थे। दे वर रिच एंड वांटेड टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू। वो बहुत अमीर थे, अपनी मयार ज़िंदगी अब बुलंद करना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसा था। वो चाहते थे अपनी ज़िंदगियों को भी बहुत ज़्यादा दे लेविश्ड मनी ऑन एनरिचिंग देयर लाइफ स्टाइल। अपना मयार ज़िंदगी, अपने तौर तरीक़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। दिस फ्लरिश्ड, और ये किसके लिए एक अच्छी न्यूज़ थी? आर्टिस्ट्स के लिए। उन्होंने आर्टिस्ट्स हायर कर लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे दिए, उन्होंने कहा हमारी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं। आर्किटेक्ट्स बुलाए उन्होंने, स्कल्प्टर्स बुलाए जो कि मुजस्मे तैयार करते थे, जो कार्विंग्स करते थे, स्टोन कार्विंग्स एंड वुड कार्वर्स। आर्टिजन्स थे, यानी मेसन्स थे, और ये जो बिल्डिंग्स बनाने वाले। सो द मेडिची फैमिली वॉज द लीडिंग फैमिली इन फ्लोरेंस। और उसमें बताती चलूँ कि फ्लोरेंस में जो सबसे अमीर तरीन ख़ानदान था, वैसे तो फ्लोरेंस के सारे लोग ही अमीर थे, लेकिन जो अमीर तरीन थे वो मेडिची फैमिली थी। इसी तरह बिसाइड्स एन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ब्रॉड बैक टू इटली, इसके अलावा एक और बंदे ने बहुत ज़्यादा रेनेसेंस पीरियड में बहुत काम किया, और वो मार्को पोलो था जो चाइना गया। वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने लिखा, चाइना के सफ़र के बारे में लिखा। इट स्टर्ड पीपल्स इंटरेस्ट इन व्हाट ले बियॉन्ड देयर ओन लैंड्स, और इसने लोगों के जो दिलचस्पी है उसको हिला कर रख दिया कि उनकी अपनी ज़मीनों से बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। ट्रांसलेटर्स स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड इन पीपल्स ओन लैंग्वेज। लोगों ने चूँकि पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ स्कॉलर्स ऐसे थे, ट्रांसलेटर्स थे, उन्होंने कदीम जो एंशिएंट और रोम की ज़ुबान से लोगों की अपनी लैंग्वेज में बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से लोगों ने अपनी तहजीब सीखी। रिच यूनानी कल्चर भी उनके सामने जब ट्रांसलेशन की सूरत में आया और उन्होंने पढ़ा तो उनको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। इसी तरह जब ट्रांसलेशन से पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस एंड आर्ट, लोगों की अपनी ज़ुबान में ये बुक्स लिखी गई, साइंटिफिक बुक्स लिखी गई, रिलीजन जो है उसको अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया, पॉलिटिक्स को, आर्ट को, तो लोगों के अंदर सीखने के लिए दिलचस्पी पैदा हुई। दिस वॉज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म इन यूरोप। और कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और द लिबरल आर्ट्स। ये मूवमेंट थी, इंटेलेक्चुअल कल्चरल मूवमेंट है जो 14th to 16th सेंचुरी, यही रेनेसेंस पीरियड है, उसी में ये ह्यूमनिज्म स्टार्ट हुआ। द जोहनबर्ग्स
प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट रेवोल्यूशन इन प्रिंटिंग. जॉन गुटनबर्ग्स की जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसने तो प्रिंटिंग की दुनिया में इनकलाब लाया एंड इनकरेज मोर पीपल टू लर्न टू रीड एंड राइट एज बुक्स वर चीपर एंड अवेलेबल टू ऑल. इससे पहले क्या होता था, किताबें लोगों की अपने हाथ से लिखी जाती थी, कई साल के बाद कोई एक बुक तैयार होती थी और वो इतनी कॉस्टली होती थी, इतनी महंगी होती थी कि आम लोग उसको पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते थे. लेकिन जोहन गुटनबर्ग्स ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद कर दी. खैर चाइना में ये 4 सदियां पहले आ चुकी थी, चाइना के लोग पहले, लेकिन यूरोप ने ये आइडिया डेवलप किया, चाइना से ये आइडिया लेके आए और फिर जोहन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की जिसने इनकलाब लाया. जल्दी जल्दी बुक्स शाया होने लगी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से और लोगों के पास इजी एक्सेस था, लोग चीपर थी बुक्स तो लोग आसानी से ख़रीद सकते थे. इस तरह बहुत से लोग कॉमन पीपल जो थे उन्होंने भी लिखना पढ़ना सीख लिया. सो ह्यूमनिज्म हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ह्यूमनिज्म जो था, ये जो स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स था, ठीक है, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा आर्ट पे और आर्किटेक्चर पे. ये फ़न की दुनिया में क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ा एंड पीपल्स लाइव्स बिकेम हाईली इनरिच्ड. लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत हो गई एंड लग्जूरियस हो गई, बहुत ही बहुत ही लग्जूरियस लाइफ, ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो गुजारने लगे. एज दिस आर्ट वर्क वॉज कैरेक्टराइज बाई रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, क्योंकि ये जो आर्ट वर्क था वो रियलिटी बेस्ड था और नेचर को डिपिक्ट किया गया था. लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत हो गई. दिस इज़ कॉल्ड द रेनेसेंस पीरियड, जो यूरोपियंस की ज़िंदगी में इनकलाब लाया था. इस दौर में, रेनेसेंस पीरियड में, इस दौर में यूरोपियंस की ज़िंदगी में इनकलाब आ गया. कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन of the chapter with its Urdu translation, the Renaissance period was a rebirth of the human desire to explore and to learn more about the world and what could be achieved. रेनेसांस का दौर वो इंसानी ख्वाहिश की इब्तदा का दौर था कि दुनिया से मुतल्लिक तहकीक की जाए और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाएं. Its roots lay in the ancient world of Greece and Rome. From these roots grew the ideas which challenged the thinking of the times and which branched off into inquiry into all aspects of the human world. This challenge to old ideas brought enormous change. So the fruits of this inquiry and experimentation set the scene for our modern world. वो कहते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो कदीम यूनान और रोम में मौजूद थी. ज़ाहिर है उनकी वो रिच सिविलाइजेशन थी, यूनानी और रोमन्स की वो रिच सिविलाइजेशन थी. ज़ाहिर है इसकी इब्तदा तो वहीं से हुई, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, वो अपनी सिविलाइजेशन से बाखबर नहीं थे. इन जड़ों से ऐसे नज़रियात ने जन्म लिया जिन्होंने ज़माने की सोच को चैलेंज कर दिया और जिन्होंने इंसानी दुनिया के तमाम शोबों में तहकीकात की. They branched off into inquiry into all aspects of the human world. इंसानी दुनिया के तमाम शोबों में उन्होंने तहकीकात की. ये चैलेंज जो था वो पुराने नज़रियात में एक तब्दीली का बायस बना. पुराने तमाम नज़रियात को, थॉट्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तहकीक और तजर्बात के जो असरात हैं उसने जदीद दुनिया का मंजर हमारे सामने अब तैयार किया. जो आज हम यूरोप को इतना तरक्की याफ्ता देख रहे हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो उसका आगाज रेनेसांस दौर से हुआ था. Now he says that, now you can see on the screen Renaissance को देख सकते हैं. The revival of European art and literature under the influence of classical models in the 14th to 16th century. This is called the Renaissance period. जब आर्ट का आगाज़ हुआ, लिटरेचर का आगाज़ हुआ, ह्यूमनिज्म का आगाज़ हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हुई. This is called the Renaissance period in the history of Europe. Now he says that Michelangelo, Shakespeare, Galileo, Columbus, have you heard of them? One was an artist, one a playwright, one a scientist, and one an explorer.
each in his own way represented the spirit of the Renaissance, that is the desire to question and develop human knowledge and achievement. वो कहता है माइकल एंजेलो, शेक्सपियर, गैलीलियो, कोलंबस, क्या आपने इनके मुतालिक सुना है? एक मुसव्विर था, माइकल एंजेलो मुसव्विर था, शेक्सपियर ड्रामा निगार था, गैलीलियो साइंसदान था, और जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो एक सियाह था. हर एक ने अपने तौर पर रेनेसांस की रूह की नुमाइंदगी की, क्योंकि इन्होंने ही अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने नॉलेज से, अपनी राइटिंग से, अपने आर्ट वर्क से लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया. Now he says that the desire to question and develop human knowledge and achievement, एक सवाल करने की ख्वाहिश, इंसानी इल्म और कामयाबी को तरक्की देना. और फिर वो कहता है कि these gifted men and many more people like them lived during the 15th and 16th centuries. ये जो लोग थे और इनकी तरह और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 15वीं और 16वीं सदी में रहते थे, और इनकी कामयाबियाँ तब्दीली लाने का बायस बनी. इनकी कामयाबियों ने इस दुनिया में तब्दीली लाई. बाय द एंड ऑफ द 13th century, पहले तो ये लोग थे, अब वो क्या कहता है कि और कौन सी चीज़ों ने यूरोप में अवेयरनेस लाई. बाय द एंड ऑफ द 13th century, द लास्ट ऑफ द क्रूसेड्स इन द मिडल ईस्ट वॉज ओवर. 13वीं सदी के इख्तिताम पर मशरिक़ वुस्ता में आखिरी सलेबी जंगें ख़त्म हो गईं. The Christian had lost these battles, their struggle against the Arab Muslims, but they brought back to Europe many new ideas and luxury goods. The kings, princes, nobles and their families wanted more of these luxury goods. अरब ईसाई जो थे वो अरब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग हार चुके थे, लेकिन वो बहुत से नज़रियात और सामान ऐशो इशरत अपने साथ लेकर यूरोप चले गए. बादशाह वहाँ पे, उनके जो शहज़ादे थे, उमरा थे, जो अमीर लोग थे, और इनके ख़ानदान इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा हासिल करना चाहते थे. वो चाहते थे इस तरह की और बहुत सी चीज़ें उनको फराहम कर दी जाएँ. Many people were attracted to the town by the opportunities to learn new skills and gain jobs. अब क्या हुआ कि बहुत से लोग नई महारतें सीखने और रोज़गार पाने के मौक़े की तलाश में शहरों की तरफ मुतवज्जो हो गए. Peasants who had fought in the crusades were often given their freedom by their lords and went to the towns. Knights did not always return to their lands. बहुत से किसान जो थे, जो सलीबी जंगों में लड़ने के लिए गए हुए थे, वो कभी भी वो वापस ना आए. उनके आकाओं ने उनको आज़ादी दे दी और वो शहरों को चले गए. ये मनसबदार लोग अक्सर अपने वतन वापस नहीं आते थे. यानी ये जो नाइट्स थे, सोल्जर्स. नाइट्स कौन है? जो मिडल एजेस में जंगों में लड़े सिपाही जो थे, उनको नाइट्स कहा जाता था. ये लोग भी कभी अपने वतन फिर वापस ना आए. आफ्टर ईयर्स ऑफ एडवेंचर कंट्रीज लाइफ सीम डल. द प्लेग ऑफ ब्लैक डेथ, दैट इज 1347 to 51, किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, कॉजिंग अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द कंट्री साइड. साल साल की मुहिम जोई के बाद देहाती जिंदगी बिल्कुल ही बेरौनक नजर आई. फिर काली मौत है, जैसे ताउन की बीमारी थी जो कि 1347 से 51 तक रही, उसमें लाखों इंसानों की जान चली गई. और फिर क्या हुआ? देहातों में मजदूरों की कमी हो गई, लोग मर गए. इन हकाइक ने these factors helped cause the breakdown of the feudal system. इन हकाइक ने जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि लोग चले गए वहाँ से, कुछ मर गए, कुछ शहरों का रुख कर गए, वहाँ कोई भी ना रहा, और इसने फ्यूडल सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया. पीपल हैड टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. लोगों ने ये पुराने फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम को छोड़कर निकल पड़े और नए मौक़ों की तलाश करना शुरू कर दी. लुक एट द मैप ऑफ यूरोप. वो कहता है कि अगर आप यूरोप का नक्शा देखें, एज यू कैन सी, इटली इज सेंट्रल इन द मेडिटरेनियन एरिया. के आप देख सकते हैं कि इटली बहेरा रोम के इलाके के बिल्कुल वस्त में, दरमियान में वाक़या है. मोस्ट ऑफ द न्यू लग्जरीज केम फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड एशिया. ज़्यादातर सामान आसाइश जो था वो मशरिक़ वुस्ता और एशिया से आता था.
So Italy's central location enabled its traders to distribute these goods to the rest of Europe. इसीलिए इटली की मरकजी हैसियत ने उसके ताजरों को इस काबिल बनाया कि वो अशिया को बाकी यूरोप में तकसीम कर दें. सारा सामान तिजारत यूरोप इटली आता था और वहां से बाकी यूरोप में तकसीम होता था. The location of its ports meant the journey to the Middle East was not too long. اور پھر لوکیشن ایسی تھی اس کی بندرگاہ کی کہ یورپ سے مڈل ایسٹ کا سفر اتنا لمبا دکھائی نہیں دیتا تھا. ڈسپائٹ اسٹارمز اینڈ پائرٹس the sea was the safest way to trade as well as the quickest. Overland routes were dangerous with their mountains, rivers and bandits. Such routes took months or even years to complete. So this also made items costly in time and resources. اس کے جو بندرگاہوں کے مقامات سے یہ پتہ چلتا تھا کہ مشرق وسطی تک کا سفر زیادہ لمبا نہ تھا. طوفان اور بحری قزاقوں کے باوجود، یہ جو بحری طوفان سمندری ڈاکو ہوتے تھے، ان کے باوجود سمندر جو تھا وہ تجارت کے لیے محفوظ ترین اور تیز ترین راستہ سمجھا جاتا تھا. کیونکہ زمینی راستے جو تھے ان پہ پہاڑ تھے، دریا تھے، کیونکہ مکمل پراپر راستے یا روڈز تو نہیں تھے. زمینی راستوں سے اگر آپ سفر کرتے تھے تو آپ کو کبھی پہاڑوں پہ جانا پڑتا تھا، کبھی دریاؤں کو پار کرنا پڑتا تھا، صحراؤں کو. اس وجہ سے یہ خطرناک تھے اور راستے میں لوٹ مار کرنے والے بھی تھے. ان راستوں پر چلنے میں مہینے لگ جاتے، بعض اوقات سال بھی لگتے تھے. ان وجوہات نے ان کو وقت اور وسائل کے لحاظ سے مہنگا کر دیا تھا، مہنگا بنا دیا تھا. The people of Italy were also the inheritors of the skills and knowledge of the old Roman Empire. اب اٹلی کے لوگوں کو ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ سارا سامان تجارت ان کے پاس آتا تھا تو ان کو زیادہ اویئرنیس تھی. یہ لوگ بہت تیز ہو گئے، یہ سارے یورپ کو دینے لگے سامان تجارت، یہ امیر ہونے لگے، ان کے پاس پیسہ آنے لگا. لیکن اس کے علاوہ ان کے اپنے اندر بھی بہت سی صلاحیتیں، کیونکہ یہ قدیم رومی سلطنت کے علم اور ظاہری بات ہے مہارتوں کے وارث تھے یہ لوگ. ان بندرگاہوں اور قصبوں نے سمندری تجارت اور علم کو قائم رکھا. So the ports and towns had maintained their sea trade and knowledge when other parts of Europe had been taken over by the barbarians such as the Saxons and Danes. As trade grew, people in Venice, Genoa and Florence took the lead. Along their trade routes, ideas and knowledge also traveled. اور یہ ہوا جب یورپ کے دوسرے حصوں میں، یعنی اٹلی کے لوگ تیز تھے. باقی اگر یورپ کو آپ دیکھا جائیں تو دوسرے حصوں میں یہ جو جرمن باشندے تھے، سیکسنز ان کو کہا جاتا تھا، اور ڈینز جو ڈنمارک کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے جو وحشی تھے، یہ وحشی لوگ تھے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا باقی یورپ پہ. اور جب تجارت میں ترقی ہوئی تو وینس، جنیوا اور فلورنس، یہ جو اٹلی کی سٹیٹس ہیں، ان لوگوں نے سبقت حاصل کر لی. ان کے تجارتی راستوں پر نظریات اور علم نے بھی سفر کیا. تجارت کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جب تجارت ہوئی تو علم بھی پھیلنا شروع ہوا، علم بھی ایکسچینج ہوا. Now he says that Florence in the 13th century was marvelous. 15ویں صدی میں فلورنس حیرت انگیز شہر تھا. فلورنٹینز believed they were living in a golden age. کیونکہ فلورنس کے رہنے والوں کا خیال تھا کہ وہ سنہرے دور میں رہ رہے ہیں. It was a city that had everything: successful banks, prosperous business, wealthy citizens, crafts people, artists, thinkers, intellectuals. وہ کہتے کہ یہ وہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہاں پہ یہ ایک ایسا شہر تھا جس میں ہر چیز موجود تھی. کامیاب بینک تھے، خوشحال کاروبار تھا، امیر ترین شہری تھے اور دستکار تھے، مصور تھے، دانشور تھے. یہاں پہ ان سب نے شہر کے منافع سے ترقی حاصل کی تھی. All flourished from the city's profits. Just as the gold rush of 1850s made Melbourne the queen of the south, the same economic vitality flowed through Florence. جیسا کہ سونے کی بہتات نے 1850 میں میلبورن کو جنوب کی ملکہ بنایا تھا، یہی معاشی طاقت اب فلورنس میں بھی موجود تھی. اب آپ دیکھیے اسکرین پہ گولڈ رش آف دا 1850s کا کیا ہے، تو 2 tons آف گولڈ پر ویک فلوڈ انٹو دا ٹرائری بلڈنگ ان میلبورن، آسٹریلیا میں. یعنی ہر ہفتے 2 ٹن گولڈ جو تھا وہ نکالتے تھے اور کیپٹل میں پہنچا دیتے تھے، جس نے اس کو کوئین آف ساؤتھ بنا دیا تھا. اسی طرح اس نے جو فلورنس کی جو عمارت ہے
फ्लोरेंस इतना अमीर हो गया था, जैसे वो कहते हैं कि 1850 में गोल्ड रश ने, जो गोल्ड दरियाफ्त हो गया था और मेलबॉर्न को उसने क्वीन बना दिया, इतना अमीर कर दिया, इसी तरह से फ्लोरेंस भी बहुत अमीर था। Italy was a collection of 14 states and kingdoms. Florence's geographic position made it a major avenue of trade between the north and south of Europe. Italy 14 रियासतों और सल्तनतों का मजमुआ था। फ्लोरेंस के जोग्राफियाई अहमियत ने इसे शुमाल और जनूबी यूरोप के दरमियान तजारत का एक बहुत बड़ा रास्ता बना दिया था। To be successful in trade, people have to develop initiative, be creative and take risks. अब वो कहता है कि तिजारत में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है कि तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जो तख्लीकी हों, आगे बढ़ें, रिस्क लेना जानते हों। दे हैव टू बी रिसोर्सफुल, एनर्जेटिक एंड कम्पिटिटिव। उनको बहुत ही बातदबीर होना है, उनको तवाना होना है, तंदुरुस्त और तवाना होना है, और मुकाबले के लिए उनको तैयार होना चाहिए। फ्लोरेंटीन्स हैड ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, और फ्लोरेंस के बाशिंदों के अंदर ये तमाम औसाफ मौजूद थे। इन द 1300 like 14th century में the citizens had jumped at the trade in silk, wood, wool and flax. और 14वीं सदी में यहाँ के शहरी जो थे वो रेशम, ऊन और पटसन की तजारती मैदान में उन्होंने छलांग लगा दी। दे टुक अ रिस्क एंड इन्वेस्टेड मनी इनटू बिल्डिंग अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उन्होंने खतरा मोल लिया, उन्होंने रिस्क लिया और कपड़े की सनत में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। फ्लैक्स लिनन फाइबर को कहते हैं, लिनन का जो कपड़ा होता है। New ideas in dyeing and manufacturing made Florence the center of the European textile industry. कपड़ा बनाने और रंगने से जो मुतल्लिक नई नज़रियात थे, उन्होंने फ्लोरेंस को यूरोप की कपड़ा साजी का सनती मरकज़ बना दिया। From these profits, they used their initiative and lent money to kings and princes and to the Pope. और इन्हीं अपने जो इन मुनाफों की वजह से उन्होंने आगे बढ़ते हुए बादशाहों और शहजादों और पोप को उधार रकम दी। यानी उनके आम शहरी अमीर होते थे, जबकि ये किंग्स और ये सब पोप जो थे वो गरीब थे, ये पादरी वगैरह ये गरीब होते थे। लोग पैसे दे के उनकी मदद करते थे। सो बैंकिंग मेड फर्दर प्रॉफिट, बैंकिंग ने और ज़्यादा मुनाफा कमाया। फ्लोरेंस ग्रीव इनटू अ फाइनेंशियल कैपिटल, और फ्लोरेंस एक मुआशी शहर में तब्दील हो गया। बाय द 15th सेंचुरी फ्लोरेंस वॉज वेल्दी। 15वीं सदी में फ्लोरेंस तो एक अमीर शहर था। एज ए रिपब्लिक इट्स सिटीजन्स वर यूज टू सेल्फ गवर्नमेंट। अवामी जमहूरियत चूँकि यहाँ पे थी, शहरी खुद मुख्तार थे, वो खुद हुकूमत करते थे, खुद हुकूमत चलाने की आदी थी। इट डिड नॉट हैव अ किंग मेकिंग ऑल द रूल्स, और ये नहीं था कि बादशाह ही सारे कवानीन बनाया करता था। द मर्चेंट्स बिकेम पावरफुल एंड द लीडिंग फैमिलीज वर नॉट ओनली मेड अप ऑफ लैंड ओनर्स, दे वर बिजनेस पीपल एंड बैंकर्स, पीपल हु वर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू आइडियाज टू मेक मनी एंड इंक्रीज देयर वेल्थ एंड पावर। इसका बादशाह नहीं था जो सारे कवानीन बनाता था, बल्कि ताजिर जो थे वो बहुत ताकतवर थे, और इनके नुमाया ख़ानदान से ख़ानदान जो थे और जो वो बैंकर्स थे, ये ज़्यादातर ये लोग बैंकर्स थे, बिजनेसमैन थे, ये ज़मीनों के मालिक ना थे, कारोबारी लोग थे वो। और वो लोग जो हमेशा दौलत कमाने वाले, नए नज़रियात के लिए और ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार थे। वो जो कुछ उनके पास था वो उससे फर्दर आगे बढ़ना चाहते थे। So they competed with each other not just in business but in their lifestyle. वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे, ना सिर्फ चूँकि सब लोग अमीर थे इसलिए वो मुकाबला करते थे, ना सिर्फ कारोबार में बल्कि अपने तर्ज ज़िंदगी में भी। They wanted to impress others and improve the quality of their lives. This was good news for architects, artists, sculptors and artisans such as masons, carvers, gold and silver craftspeople and leather workers. In turn, to impress their patrons, the craftspeople experimented in their work. Many talented people flocked to the city. क्या हुआ कि ये मायरीने तामीरात, मुसव्वरों, मुजस्मा साजों, मेमारों, संग तराशों, सन्नारों और दूसरे जो चमड़े के कारोबार काम करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि लोगों ने इनको बहुत पैसा दे के हायर करना शुरू कर दिया कि वो उनकी ज़िंदगियों को और ख़ूबसूरत बनाएं। अपने सरपरस्तों को मुतासिर करने के लिए दस्तकारों ने अपने काम में बहुत से तजुर्बात किए और बहुत से काबिल लोगों ने शहर का रुख किया।
In the 14th and most of the 15th century, the Medici family was the leading family in Florence. 14वीं और ज़्यादातर 15वीं सदी में फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली जो थी, ये ख़ानदान था एक, चूँकि सारे लोग अमीर थे ये, लेकिन ये अमीर तरीन ख़ानदान था और एक बहुत नुमाया ख़ानदान था. द मेडिचीज वर बैंकर्स. वो कौन थे? ये ज़्यादातर ये लोग बैंकर्स थे. द मोस्ट फेमस वॉज लोरेंजो डी मेडिची और लोरेंजो द मैग्निफिसेंट. ही वॉज वेल्दी एंड लिव्ड इन ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल. लोरेंजो डी मेडिची जो था वो बहुत ही ऑपुलेंट मीन्स ऑस्टेंटेशियसली लग्जूरियस, बहुत ही ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो गुजारता था. बहुत शोशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी इसकी. लोरेंजो रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स. लोरेंजो जो था वो उस रेनेसांस की रूह की नुमाइंदगी करता है. He was not only interested in money but also in government, literature, art, music, science and philosophy. वो ना सिर्फ दौलत में दिलचस्पी रखता था बल्कि वो तो हुकूमत में, अदब, फ़न, मौसीकी, साइंस, फ़लसफ़े में भी बहुत दिलचस्पी रखता था. उसको इल्म था. वो कारोबार करता था, शायरी और नग़मे लिखता था. वो माइकल एंजेलो और दूसरे मुसव्वरों का सरपरस्त भी था. फ्लोरेंस की तरह वो पैट्रन मीन्स अ पर्सन हु गिव्स फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट, यानी बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे वो उनको पैसे देता था, उनको सपोर्ट करता था. नाउ ह्यूमनिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इंसानियत, दोस्त, फन और फन तमीर. आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द रोमन एम्पायर लाइफ वॉज हार्ड. रोमन सल्तनत के जवाल के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल थी. वेरी फ्यू पीपल कुड रीड और राइट और फ्यू न्यू अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन विलेज. चंद लोग ही सिर्फ लिखना पढ़ना जानते थे. बहुत से लोग तो अपने गांव की दुनिया से भी बाहर नहीं निकले थे. However, in the late 13th century, Marco Polo, an explorer, brought back to Italy tales of his adventures in China. His travels stirred people's interest in what lay beyond their own lands. लेकिन 13वीं सदी में मार्को पोलो, जो कि एक मुहिम जू था, वो चीन में गया और अपनी मुआरत की कहानियाँ वो इटली में वापस लाया. इसकी सियाहत ने लोगों को अपने ममालिक से बाहर की जगहों में दिलचस्पी का जज्बा पैदा कर दिया. As trade grew, other explorers brought back tales of spice islands, fantastic animals and plants, precious metals and gems. Trade and exploration opened up the world and encouraged learning. Wealth from trade meant people with leisure and money to spend could become एजुकेटेड. जब तिजारत में तरक्की हुई तो दूसरे सियाहों ने भी अपने साथ वापस, जब वो भी सियाहत पे निकल गए और वापस अपने साथ मसाला जात के जितने भी जज़ायर थे, बेहतरीन जानवरों, पौधों, कीमती धातों और जवाहरात से मुतल्लिक कहानियाँ लेके आए, लोगों को बताया. तिजारत और सियाहत में दुनिया के दरवाजे खोल दिए और इल्म की भी बहुत हौसला अफजाई हुई. तिजारत से हासिल शुदा रकम का मतलब लोगों के पास दौलत और फुर्सत है और वो इससे तालीम याफ्ता बन सकते थे. यानी तिजारत का मतलब ये था कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और इसका मतलब है कि वो अपनी एजुकेशन पे, इल्म पे पैसा खर्च कर सकते थे. Scholars began translating the manuscripts from the ancient world, opening up new areas of thought about politics, religion, science and art. This was considered the beginning of humanism in Europe, an interest in the world and people, the desire to know more. दानिश्वरों ने कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले मुसव्वतों का तर्जुमा करना शुरू कर दिया, जिससे सियासत, मज़हब, साइंस, फ़नून के बारे में नए नए ख़यालात ने राह खोली. इसे यूरोप में इंसानी दोस्ती का आगाज़ समझा गया है. दुनिया और के लोगों में दिलचस्पी और मज़ीद जानने और इल्म हासिल करने की ख्वाहिश. यानी ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म का मतलब है कि दुनिया और इसके लोगों में दिलचस्पी और मज़ीद इल्म हासिल करने की ख्वाहिश. दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म. One invention which helped spread the tales of adventure and ideas from the classical world was Johann Gutenberg's printing press. He used movable metal type for printing, a process which had been developed in China 4 centuries earlier. एक इजाद जिसने कदीम ज़माने की मुहिम्मात और नज़रियात की कहानियों को आम करने में बहुत ज़्यादा मदद दी, और वो थी जोहन गुटनबर्ग्स की. ये एक जर्मन था जिसकी प्रिंटिंग मशीन थी. इसने प्रिंटिंग के लिए मुतहरिक धाती टाइप का इस्तेमाल किया. ये एक ऐसा अमल था जिसे 4 सदी पहले चाइना में तरक्की दी गई थी. 4 सदियां
पहले चाइना वालों ने इसको यूज़ कर चुके थे। 4 सदियों के बाद ये जब ये लोग क्रिस्टोफर कोलंबस और मार्को पोलो और ये दूसरे जो सयाह थे चाइना गए तो वहाँ से आइडियाज़ लेके आए। Before this, all writings in Europe had to be copied by hand, so books were very expensive and time consuming to produce. So printing was revolutionary, just like computers in the 20th century. इससे पहले यूरोप में तमाम तहरीरें हाथ से नकल की जाती थीं, इसके लिए किताबें बहुत महंगी थीं और लिखने में ज़्यादा टाइम लेती थीं। प्रिंटिंग जो थी वो 20वीं सदी में कंप्यूटर की तरह एक इनकलाब ले आई। Books were printed in people's own languages instead of Latin, and this encouraged more people to learn to read and write. पहले लातीनी ज़ुबान में किताबें लिखी जाती थी तो लोगों की समझ से बाहर थी, फिर स्कॉलर्स ने, ट्रांसलेटर्स ने लातीनी ज़ुबान से लोगों की अपनी ज़ुबान में इसको तर्जुमा कर दिया। तो इस तरह से बहुत से लोगों में पढ़ने और लिखने की हौसला अफजाई हुई। किताबें सस्ती भी थीं, बहुत से लोग उन्हें ख़रीदने के काबिल थे। Books were cheaper too, so many people were able to buy them. Ideas could be spread quickly. The world was opening up. नज़रियात तेज़ी से फैल गए और दुनिया के दरवाजे लोगों के लिए खुल गए। Humanism had a huge impact on art and architecture. Before this time, castles and manors were built for protection, not comfort or beauty. The church lavished money on its buildings and decorations, but the masons and craftspeople were told what to create. The wealth brought from trade, coupled with the teachings of humanism, meant more people became interested in spending money or comfort and luxury to enrich their lives. इंसानियत दोस्ती का जो फ़न और फ़न तामीर पर बहुत असर पड़ा। इससे पहले किले और जागीरें जो थीं वो आराम और ख़ूबसूरती के लिए नहीं, सिर्फ ख़ूबसूरती और आराम के लिए नहीं बनाई जाती थी, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके। लेकिन चर्च अपनी इमारतों और आराइश पर बहुत पैसा खर्च करता था, लेकिन उसमें बाद में मेमारों और दस्तकारों को बताया गया कि क्या करना है। तिजारत से कमाई हुई दौलत और इंसानियत दोस्ती की तालीमात के मिलाप का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आराम और ऐशो इशरत पर पैसे खर्च करने लगें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं। सो क्राफ्ट्स पीपल, artists, sculptors, architects were hired by the rich and encouraged to use their own ideas. इसीलिए दस्तकारों को, फ़नकारों को, मुजस्मा साज़ों को, फ़न तामीर के माहिरीन को अमीर लोग बहुत से पैसे देकर उजरत पर उनको लेते थे और अपने नज़रियात इस्तेमाल करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते थे। To use their ideas. Patrons like the Medici family wanted buildings with domes, columns and rounded arches in the classical Roman style. So Brunelleschi was an architect who achieved this in Florence. ये जो सरपरस्त थे मेडिची फैमिली के ख़ानदान की तरह कदीम रोम के अंदाज के गुंबद बनाना चाहते थे, सतून और महराबों वाली इमारतों को पसंद करते थे। ब्रूनेलेच्ची एक फ़न तामीर का माहिर था जिसने फ्लोरेंस में ये सब कुछ हासिल कर लिया था। Artists experimented and began to paint in 3-dimensional style. मुसव्वरों ने भी 3 मुख्तलिफ अंदाज में मुसव्वरी करना शुरू कर दी। As the paintings and sculptures from Italy indicate, artists began to paint and sculpt from life and not just on religious themes, investigating the way the body moved and how it was made. Artists like Lorenzo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Botticelli, Giotto and Raphael, they wanted to enrich they wanted to expand human knowledge, not lock it away. कहता है कि मुसव्वरों ने भी 3 मुख्तलिफ अंदाज में मुसव्वरी शुरू की, जैसा कि इटली की तस्वीर और मुजस्मे ज़ाहिर करते हैं। तो मुसव्वरों ने ज़िंदगी से मुतल्लिक हकीकत पर मबनी मुजस्मे बनाए और उनको पेंट किया, सिर्फ मजहबी मौज़ूआत पर ही नहीं। यानी पहले लोग मज़हब से बहुत अटैच थे, सिर्फ मजहबी थीम्स थी। अब लोगों ने दुनिया को देखना शुरू किया, हक़ाइक़ को जांचा और उस तरह से उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया। बल्कि इस तहकीक के साथ कि जैसे जिस्म किस तरह से हरकत करता है, उसे कैसे बनाया गया, जिस तरह से लियोनार्डो डी विंची, माइकल एंजेलो, डोनाटेलो, बॉटिसेली, गियोटो, राफेल जैसे फ़नकार जो थे वो इंसान
انسانی علوم کو وسعت دینا چاہتے تھے, اس کو پھیلانا چاہتے تھے, نہ کہ اس کو قید کرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے فری یوز کیا اپنے آرٹ کا, اپنی جتنی بھی تخلیقی صلاحیتیں تھیں ان آرٹسٹ نے ان کا فری استعمال کیا تاکہ لوگوں کے درمیان خیالات کو پھیلایا جائے, علم کو پھیلایا جائے, نہ کہ اس کو بند کر دیا جائے, اس کو اپنے تک محدود رکھا جائے. وہ یقین رکھتے تھے کہ لوگوں کے درمیان اس علم کو پھیلنا چاہیے. آپ کے دا رینیسانس پیریڈ, یورپ کی ہسٹری میں جب ایکسپلوریشنز کا آغاز ہوا, علم کا آغاز ہوا, روشنی آئی. Question number 1 is, what civilization provided the inspiration for change? The roots of inspiration for change lay in the ancient worlds of Greece and Rome. Then by the 13th century, وہ کہتے ہیں کہ کیسے انسپائریشن ملی تبدیلی کے لیے یورپ میں. سب سے پہلے تو قدیم یونان اور روم کے تہذیبیں تھیں. پھر 13th century میں جب کروسیڈز ختم ہوئیں, جو مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان جو جنگیں تھیں وہ ختم ہوئیں, تو the Christians brought back to Europe many new ideas and luxury goods. Although Christians lost those battles, عیسائی وہ جنگیں ہار گئے تھے, لیکن جب وہ یورپ واپس گئے تو مسلمانوں کے آئیڈیاز جو تھے, ان کے فارمولاز چھپا کے لے گئے تھے, لوٹ مار کر کے لے گئے, بہت سا ان کا عیش و عشرت کا سامان اٹھا کے لے گئے, which introduced the people to the rich Muslim civilization, جس نے وہاں کے لوگوں کو امیر جو مسلمانوں کی تہذیب تھی اس سے روشناس کروایا. and they developed interest in it, لوگوں کا اس میں دلچسپی بڑھ گئی. مائیکل اینجلو, شیکسپیئر, گیلیلیو, مارکو پولو, کولمبس helped provided the inspiration for change. اس کے علاوہ آرٹسٹ, رائٹر, سائنٹسٹ, جو ٹریولر تھے یا کولمبس جیسے ایکسپلورر تھا, ان لوگوں نے بھی تبدیلی لانے میں بہت مدد کی تھرو دیئر ایکسپیریمنٹس, ٹریولز, ریسرچز اینڈ رائٹنگس. Question number 2, when new ideas were discussed, what was challenged? You will write, when new ideas were discussed, it stirred the thinking of the times. جب نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو گئے تو اس وقت کی سوچ کو متحرک کر دیا. It changed the rigid اولڈ ویز آف تھنکنگ, پرانے فرسودہ خیالات جو تھے وہ ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے ان کو, لائف سٹائل کو. پیپل رش ٹو دا ٹاؤنس ٹو لرن نیو اسکلز اینڈ گین جابس, لوگ شہروں کی طرف بھاگ گئے نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے, جابس حاصل کرنے کے لیے. دوز ہو فوٹ ان دا کروسیڈز نیور وینٹ بیک ٹو دیئر ولیجز, جو جنگوں میں لڑے تھے وہ تو کبھی اپنے دیہاتوں میں واپس نہ گئے, انہوں نے نئی دنیا دیکھ لی تھی. اینڈ دس کاز دا بریک ڈاؤن آف فیوڈل سسٹم, اس نے جاگیردارانہ, پرانے جو فرسودہ جاگیردارانہ نظام تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اٹ براٹ انارمس چینج ان دا سوشل, پولیٹیکل, اسپرچل, ریلیجس اینڈ اکنامک فیلڈز آف لائف, اور زندگی کے سماجی, سیاسی, روحانی, مذہبی اور جو معاشی میدان تھے اس میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی. Question number 3, what was the basis for the success of Florence? فلورنس کی جو کامیابی تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلے تو آپ لکھیں گے فلورنس جیوگرافیکل پوزیشن میڈ اٹ اے میجر ایونیو آف ٹریڈ بٹوین دا نارتھ اینڈ ساؤتھ آف یورپ. سب سے پہلے تو فلورنس کا جو جغرافیائی اس کی جو لوکیشن تھی اس نے اس کو ایک بہت بڑا تجارتی راستہ بنا دیا یورپ کے شمال اور جنوب کی طرف. بسائڈس اس کے علاوہ فلورنٹینز ور ہائیلی اسکلفل. فلورنس کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ خود بہت مہارتوں کے مالک تھے, ریسورسفل, ان کے پاس ذرائع تھے, انرجیٹک, وہ بہت ہی توانا تھے, تندرست, توانا, اینڈ کمپیٹیٹیو, مقابلے کی طاقت تھی ان میں. دے ور بینکرز اینڈ بزنس پیپل, زیادہ وہاں پہ لوگ بینکرز تھے, تجارت کرتے تھے. دیر فور دے ور ویلتھی اینڈ پاورفل, اس لیے وہ بہت امیر ہو گئے, بہت طاقتور ہو گئے. دے انویسٹڈ منی ان امپروونگ دیئر لائف اسٹائل, انہوں نے جتنا ان کے پاس پیسہ تھا وہ چاہتے تھے اپنی زندگیوں کو بھی خوبصورت بنائیں. ڈیو ٹو دیز ریزنس اکنامک وائٹیلٹی فلوڈ تھرو فلورنس, انہی وجوہات کی وجہ سے معاشی جو وائٹیلٹی, لائیولینس جو تھا وہ فلورنس میں پھیل گیا. اینڈ اٹ گریو انٹو فائنینشیل کیپٹل, اور یہ بہت بڑا ایک معاشی مرکز بن گیا. Question number 4 is, give some examples of why you think traders need to be resourceful and creative. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں یہ جو تاجر ہیں ان کے پاس ذرائع کا ہونا کیوں ضروری ہے, ان کا کریٹیو ہونا کیوں ضروری ہے؟ Now he says that to be successful in trade one should develop initiative, be creative and take risk. اگر آپ نے بزنس میں, تجارت میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ایک تو سٹیپ لینا
आता हो, यानी बहादुरी का पहला स्टेप ही होता है जो बंदे को उठाना पड़ता है। आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है और रिस्क लेना कि आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप पहले ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम इतना पैसा लगाएंगे, अगर अब हमें नुकसान हो गया तो क्या होगा, तो ऐसा बंदा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। रिस्क लेने पड़ते हैं। विदाउट दीज एट्रीब्यूट्स वन कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। इन सिफात, अगर ये सिफात आपके अंदर नहीं मौजूद तो आप एक कामयाब ताजिर नहीं बन सकते। बिसाइड्स ही शुड बी रिसोर्सफुल, उसके पास वैसे जरिया भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, एनर्जेटिक उसको होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव, मुकाबले की उसके अंदर एक हिस्स होनी चाहिए लोगों से आगे बढ़ने की। सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ फ्लोरेंटीन्स हु हैड ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। बेहतरीन मिसाल तो फ्लोरेंस के रहने वालों की थी जिनके अंदर ये तमाम सिफात मौजूद थी। दे एक्सटेंडेड देयर बिजनेसेस बाय टेकिंग इनिशिएटिव एंड यूज देयर रिसोर्सेज। उन्होंने अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा उसको, अपने कारोबार को वुसअत दी, इनिशिएटिव ले लेके। एक कारोबार शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाया, उससे दूसरा कारोबार शुरू कर दिया, उससे तीसरा कर दिया, एंड यूज देयर रिसोर्सेज, और अपने जराए का इस्तेमाल किया। अब आप देखें इन 1300 लाइक 14th सेंचुरी द सिटीजन्स हैड जम्प्ड एट द ट्रेड इन सिल्क, वूल एंड फ्लैक्स। 14वीं सदी में तो ये शहरी जो थे वो एक नई, उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, वो एक नई चीज में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि क्यों ना सिल्क का, वूल का और लिनन जो फैब्रिक होता है उसका एक कारोबार शुरू किया जाए। दे वर क्रिएटिव टू, और क्रिएटिविटी उनके अंदर थी, नए नए आइडियाज उनके अंदर आते थे। एंड डेवलप न्यू आइडियाज इन डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग विच मेड फ्लोरेंस द सेंटर ऑफ यूरोपियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और वो उनके नए ख्यालात पैदा हुए कि एक ही रंग में क्यों कपड़ा बनाया जाए, क्यों ना इसको मुख्तलिफ रंगों में रंग दिया जाए इन कपड़ों को। सो डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने नए नए आइडियाज सामने लाए, और इस तरह से ये हुआ कि उनकी कोशिशों की वजह से यूरोप जो था वो, फ्लोरेंस जो था वो पूरे यूरोप का टेक्सटाइल सनती मरकज, कपड़े की सनत का मरकज बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड आर्टिस्ट्स फ्लरिश इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में आर्टिस्ट्स को कैसे तरक्की की दी? ये जो मेमार थे, मुजस्मे बनाने वाले, पेंटिंग्स करने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, कार्विंग्स करने वाले, उनको क्यों तरक्की मिली? आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, बाय द 15th सेंचुरी फ्लोरेंस वाज वेल्दी। फ्लोरेंस बहुत अमीर हो गया। सिटीजन्स बिकेम फाइनेंशियली पावरफुल एंड ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू आइडियाज टू मेक मनी एंड इंक्रीज देयर पावर एंड वेल्थ। आम शहरी जो थे वो इतने ज़्यादा पैसे, इतने अमीर थे, इतने ताकतवर थे कि हमेशा नए नए ख्यालात की तलाश में रहते थे कि पैसा कमाएं और अपनी ताकत को, अपनी दौलत को और ज़्यादा बढ़ाएं। competed with each other not just in business but in their lifestyle too। वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते थे, ना सिर्फ कारोबार में बल्कि अपने तौर तरीकों, अपने ज़िंदगी के तौर तरीकों को भी आगे बढ़ाने में। They wanted to impress others and improve the quality of their lives। उनकी ख्वाहिश थी कि वो दूसरों को मुतासिर करें, अपने रहन सहन से दूसरों को मुतासिर करें और अपनी ज़िंदगियों का जो मेयार है उसको तरक्की दें, उसको बढ़ाएं। For this purpose they hired। और इस मकसद के लिए उन्हें किन लोगों की ज़रूरत थी? उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दे के उजरत पे बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को, आर्टिस्ट को, स्कल्प्टर्स को, आर्टिजन्स को, सच एज मेसन्स जो मेमार होते हैं, बिल्डिंग्स बनाने वाले, जो स्टोन्स लगा के बिल्डिंग्स बनाते हैं, कार्वर्स को, गोल्ड एंड सिल्वर क्राफ्ट्स पीपल एंड लेदर वर्कर्स, लेदर का काम करने वाले, इन तमाम लोगों को उन्होंने पैसा दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जिंदगियों को, हमारे घरों को खूबसूरत बनाएं। दिस वॉज हाउ द आर्टिस्ट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लरिश देमसेल्व्स इन फ्लोरेंस। इस तरह ये जो आर्टिस्ट थे, फनकार थे, इनको बहुत ज़्यादा मौका मिला कि फ्लोरेंस में अपने आप को तरक्की दें। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट स्टर्ड पीपल्स इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन लैंड्स। अपनी जो ज़मीनें थी उनके बाहर की दुनिया में लोगों का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? In the late 13th century, Marco Polo, an explorer, brought back to Italy tales of his adventures in China। मार्को पोलो जब चाइना गया अपने फादर और अपने चचा के साथ, जब वो चाइना गया और वहाँ से उसने his travels and stories stirred people's interest in what lay beyond their own lands। वहाँ से वो अपने जो सफ़र, पूरा सफ़रनामा उसने लिखा, वहाँ जो जो चीज़ें उसने देखी, ऐशो इशरत, लोगों के लाइफ स्टाइल, उनकी तहजीब के मुतालिक उसने एक बुक लिखी जो और लोगों को बताया
तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई. दे स्टार्टेड ट्रेड एंड ब्रॉड बैक टेल्स ऑफ स्पाइस आई. उन लोगों ने भी वहाँ पे तिजारत शुरू कर दी, आना जाना शुरू कर दिया, और जब वो वापस आते थे तो स्पाइस आइलैंड्स, ये जो मसाला जात की जो दुनिया है, जैसे ये हमारे इलाके हैं, यहाँ से फैंटास्टिक एनिमल्स के बारे में, पौधों के बारे में, बहुत ही कीमती जो धातें हैं या जो हीरे जवाहरात हैं उनके बारे में मालूमात लेके गए. दिस ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन ओपनड अप द वर्ल्ड एंड इनकरेज लर्निंग. और ये जो तिजारत शुरू हो गई और ये जो एक्सप्लोरेशंस होती रहीं, नई नई दरियाफ्तें हुई, इसने दुनिया को खोल दिया लोगों के लिए और सीखने के अमल को तरक्की दी. Question number 7. How did humanism begin in Europe and what was its impact on art and architecture? Humanism, इंसान दोस्ती, इल्म यानी आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, ये कैसे शुरू हुआ यूरोप में और इसका क्या असर पड़ा आर्ट पे, फन पे और आर्किटेक्चर, ये जो बिल्डिंग्स बनाने वाला काम था, इन पे कैसे, इस पे क्या असर पड़ा. When Marco Polo and his travels stirred people's interest in the outer world, they started trade and explorations. Trade and exploration opened up the world and encouraged learning. When people became wealthy, they could spend money on education too. यानी ज़ाहिर है जब लोग अमीर हो गए, उन्होंने तजारत शुरू की. जब अमीर हो गए तो उनके अंदर एजुकेशन हासिल करने की भी ख्वाहिश पैदा हुई. उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया इल्म हासिल करने के लिए. Scholars began translating the manuscripts from the ancient world and this opened up new areas of thought about politics, religion, science and art. फिर scholars ने जो कदीम अपने जो लातीनी ज़ुबान में लिखी गई किताबों का तर्जुमा लोगों की अपनी ज़ुबान में किया, तो लोगों को अपनी पॉलिटिक्स, सियासत के बारे में पता चला, मज़हब के बारे में, साइंस और आर्ट के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल हुई. This was considered the beginning of humanism in Europe, an interest in the world and people, the desire to know more. What does humanism mean? Humanism का क्या मतलब है? Interest in the world, study of humanities, interest in the world and people, the desire to know more, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ख्वाहिश. Question number 8 is what made the world open up for the people of Florence? फ्लोरेंस के लोगों के लिए दुनिया कैसे वसी हो गई, कैसे उनके सामने खुल के सामने आ गई? तो इसका आंसर आप लिखेंगे द डेवलपमेंट इन द एजुकेशनल फील्ड मेड द वर्ल्ड ओपन अप फॉर द पीपल ऑफ फ्लोरेंस. जो इल्म की मैदान में जो इल्म के मैदान में तरक्की हुई उसने फ्लोरेंस के लोगों के लिए दुनिया को खोल दिया. वन marvelous invention which spread the education and knowledge from the classical world was Johann Gutenberg's printing press. जोहन गुटनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस, जो शाया करने वाली जो मशीन तैयार की, उसने बहुत ज़्यादा इल्म को फैलाने में मदद दी. बिफोर दिस ऑल राइटिंग्स इन यूरोप, ऑल राइटिंग्स इन यूरोप हैड टू बी कॉपीड बाय हैंड. इससे पहले यूरोप में तमाम जो लिखने का काम होता था वो हाथ से होता था. सो बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू प्रोड्यूस. एक एक बुक लाने में, सामने लाने में, एक एक बुक जब शाया होती थी तो वो बहुत महंगी होती थी और सालों बाद होती थी क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी. मोर पीपल could not afford these books. ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो इन किताबों को अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे. प्रिंटिंग वॉज रेवोल्यूशनरी एंड बुक्स वर प्रिंटेड इन पीपल्स ओन लैंग्वेजेस. इसमें प्रिंटिंग जो था वो बहुत, उसने इनकलाब लाया. किताबें लोगों की अपनी ज़ुबान में शाया होने लगी एंड दिस इनकरेज मोर पीपल टू रीड एंड राइट. और ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग भी पढ़ना लिखना जान गए. बुक्स वर चीपर टू, बुक्स सस्ती भी थी एंड कॉमन पीपल कुड बाय देम. आम लोग उनको ख़रीद भी सकते थे. इन दिस वे आइडियाज spread quickly. इस तरह से ख्यालात जो हैं वो तेज़ी से फैल गए एंड द वर्ल्ड वॉज ओपनिंग अप. और दुनिया उनके लिए खुलती ही चली गई, वसी ही होती चली गई. दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर द रेनेसांस. मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा. प्लीज़ आप लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.